हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल सही होंगे और ठंड के मौसम में अपनी तैयारी को रजाई के पीछे छुपते हुए भी धार लगा रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस ठंड के मौसम में भी अपने काम को लगातार जारी रख रहे होंगे। देखिए, सारी चीजें समय से चलती रहती हैं। मौसम अपने हिसाब से आते जाते हैं। अभी ठंड का मौसम है, फिर 2 महीने के बाद गर्मी के मौसम आ जाएगा, फिर उसके बाद बरसात का मौसम आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। रोज आना सुबह होता है, शाम होती है, आप देख रहे हैं ना। तो क्या होता है, ये सारी चीजें अपने अपने समय के हिसाब से चल रही होती हैं। इसीलिए कहते हैं संस्कृत में चरय वैती, चलते रहिए, रुकिए मत। यानी कि चाहे मौसम कैसा भी हो, हमें अपना काम तो करना ही पड़ता है। तो चलिए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्लास 11th की जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, हॉर्नबिल बुक से, है ना। पहला चैप्टर है जिसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। इससे पहले कि मैं खुशवंत सिंह के बारे में आपसे कुछ कहूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं ना, पोर्ट्रेट शब्द देख रहे हैं इसको। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पिक्चर हो सकता है ना। किसी की पिक हो सकती है, किसी की ड्राइंग हो सकती है ना। ये हो सकती है ना। और क्या हो सकती है, पिक्चर हो सकती है। देखिए मैं लिख देता हूँ इसको, पिक्चर हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है ना। ड्राइंग हो सकती है, और क्या हो सकती है, और हो सकती है टू टेल और राइट अबाउट अ मैन और वीमेन, मैन और वीमेन। समझ रहे हैं आप। चलिए, यहाँ पर इस पोर्ट्रेट का मतलब है पिक्चर या ड्राइंग नहीं, बल्कि इसका मतलब है किसी व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में बताना। समझ गए। पोर्ट्रेट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक लेडी के चरित्र के बारे में बताना, जो कि लेखक हैं जिनका नाम खुशवंत सिंह है, उनकी दादी माँ है। समझ में आ गया आपको, कौन है, इनकी दादी माँ है। तो चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें इन्होंने किन चीजों को बताया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप जानिए ऑथर के बारे में, जिनका नाम था खुशवंत सिंह। और ये खुशवंत सिंह जी का जन्म हुआ था 2 फरवरी 1915 को। कब हुआ था, 2 फरवरी 1915 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था, उस जमाने में ये पाकिस्तान, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो एक देश था, है ना। इसीलिए इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था उस समय। ठीक है। और ये पेशे से यानी कि बाय प्रोफेशन क्या थे, ऑथर थे यानी कि लेखक थे, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार भी थे, डिप्लोमेट मतलब राजदूत थे, और पॉलिटिशियन का मतलब राजनीतिज्ञ होता है। तो ये इन चीजों को करते थे, ये इन पदों को होल्ड करते थे। इन्होंने बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी इंपॉर्टेंट किताब भी लिखी है। एक बड़ी प्रसिद्ध नॉवेल इनकी हुई है अ ट्रेन टू पाकिस्तान, है ना। एक बड़ी ही प्रसिद्ध किताब है इनकी, जिसका नाम है अ ट्रेन टू पाकिस्तान। तो चलिए, देर न करते हुए हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन देखते हैं कि ऑथर ने इसमें क्या क्या हम लोगों से बताना चाहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे शिक्षार्थियों, कि आप जब भी इस टेक्स्ट को पढ़ें तो टेक्स्ट बुक अपने साथ रखें। जब भी आप पढ़ें, इस वीडियो को जब भी देखें, तो नोटबुक और टेक्स्ट बुक साथ साथ रखें। और जो इम्पोर्टेंट, जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग आपको मिलने चाहिए, पता होने चाहिए, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। वन बाय वन मैं आपको डिस्कस भी करता चलूंगा, आप उसे नोट करते चलिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि जीवन में शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता, आपको अपने परिश्रम से ही हासिल करना होगा।
तो चलिए पहले लाइन से शुरू करता हूं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वीमन। ये देखिए क्या शानदार लाइन इन्होंने लिखी है। इन्होंने लिखा है कि मेरी जो दादी माँ है लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर है ना, कहते हैं मेरी जो दादी माँ है अन्य लोगों की दादी माँ की तरह बूढ़ी है। तो दादी माँ तो बूढ़ी ही होती है ना। तो ये लाइन देखिए, कहते हैं सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई नोन हर, दैट आई हैड नोन हर। इसका मतलब है सी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी। रिंकल्ड, रिंकल्ड समझते हैं, चेहरे पे जो झुर्रियां आ जाती है ना, जब हमारी उम्र ज्यादा हो जाती है तो चेहरे पे जो झुर्रियां आ जाती है, ऐसा लगता है कि लाइनिंग लाइनिंग खींच गई अपने चेहरे पे, दैट इज नोन एज रिंकल्ड। आप समझ रहे हैं इस रिंकल्ड को? रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियां होना हमारे चेहरे पे, हमारे फेस पे जो झुर्रियां होती है ना उसको रिंकल कहते हैं। समझ रहे हैं आप? इसको बाहर चाहे तो निकाल भी सकते हैं आप। रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रीदार चेहरा, ठीक है। फॉर 20 years, ऑथर कहते हैं पिछले 20 वर्ष से मैं उनको ऐसा ही देख रहा हूं, दैट आई हैड नोन हर, जैसा मैंने उनको देखा है ना, जैसा मैं जितना मैं उनको जानता हूं, वो हमारी जो दादी माँ है वो बिल्कुल 20 बरस से एक जैसी हैं। पीपल सेड दैट, अब देखिए इन्होंने कहा कि लोग कहते थे या कहते हैं दैट शी हैड वंस बीन यंग। देखिए कितनी शानदार लाइन है ये। लोग कहते हैं कि एक जमाने में वो यंग थी। अरे ऑब्वियस सी बात है, कोई बच्चा पहले बहुत ही छोटा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर यंग होता है, फिर वो प्रौढ़ अवस्था में जाता है, फिर वो बूढ़ा होता है। तो यहाँ देखिए ऑथर ने क्या शानदार लाइन यूज करी है आपसे, आपके लिए। उन्होंने कहा है कि पीपल सेड, लोग कहते हैं कि सी हैड वंस बीन यंग, एक समय वो यंग थी, जवान थी, एंड प्रेटी, प्रेटी क्या होती है? सुंदर थी, एंड हैड बीन इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके तो हस्बैंड भी थे, ऑब्वियसली होंगी। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह तो विश्वास करना मुश्किल था। ये तो कमाल हो गया। एक तो ऐसी बात इन्होंने कही, क्यों विश्वास करना मुश्किल है भाई? लेडी हैं, सुंदर हैं, उनके हस्बैंड होंगे, बिल्कुल थे, है ना, तो इसमें विश्वास करना कठिन क्या है? कहते हैं माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग। अब पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट का मतलब अभी मैंने ऊपर बताया भी था आपको, पोर्ट्रेट का मतलब फोटो भी होता है ना। तो कहते हैं कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस। हंग का मतलब होता है लटकना, लटकना, है ना, अबव द मेंटल पीस। अब ये मेंटल पीस क्या होता है? मेंटल पीस होती है, आपको मैं एक फोटो दिखाता हूँ, शायद आपकी समझ में बात आ जाएगी। इस फोटो को आप देख रहे हैं, ये चारों ओर यहाँ अंदर जो है ना भट्टी बनी हुई है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पे घरों में अंगीठी जलाने के लिए एक बना के रखा जाता है अपने घरों में, ठीक है ना, भट्टी, और उसमें लकड़ियां या सब कुछ दी जाती है, और इसी के ऊपर एक फोटो रखी हुई है ग्रैंडफादर जी की, है ना। यहाँ तो फोटो किसी और चीज की है, लेकिन यहाँ जो खुशवंत सिंह हैं, उनके जो दादाजी हैं, है ना, उनकी यहाँ पर तस्वीर लटक रही है, रखी हुई है। मेंटल पीस, समझ रहे हैं ना? मेंटल पीस का मतलब होता है अंगीठी के चारों ओर की लकड़ी, और अभव कह रहा है मतलब उसके ऊपर दादाजी की एक तस्वीर रखी हुई है यहाँ पर। देखिए अगली लाइन को पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन ए ड्राइंग रूम, इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम समझते हैं ना? ड्राइंग नहीं समझते? ड्राइंग रूम का मतलब है गेस्ट रूम, समझते हैं? हाँ, जब हमारे घरों में कोई बाहर के कुछ लोग आते हैं, हमारे गेस्ट आते हैं, हमारे रिलेटिव्स आते हैं, तो उनको ड्राइंग रूम में हम लोग बिठाते हैं। उसी ड्राइंग रूम में दादाजी की फोटो लगी है। ही वोर अ बिग टर्बन। अब देखिए वोर जो है ना, ये वियर की V2 है। वियर का मतलब होता है पहनना, WEAR, वियर मतलब पहनना। ही वियर ए बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी है। अब आपको पता होगा ये सरदार थे, सरदार मतलब पंजाबी थे, और आपने देखा होगा जो पंजाबी होते हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये टर्बन, इसको पगड़ी कहते हैं। इस टर्बन को देखिए आप, ये बड़ी लंबी पगड़ी होती है इनकी, बांधने में भी समय लगता है ना, बड़ी लंबी पगड़ी होती है। तो ये कहते हैं ना, ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। आपको पता है जो सरदार होते हैं, जो सरदार यानी कि पंजाबी होते हैं, वो ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। मतलब ढीले ढाले का मतलब क्या? कुर्ता पायजामा, है ना, और थोड़े ढीले होते हैं। उनकी जो बनावट होती है आप देखेंगे नॉर्मल लोग जो पहनते हैं उससे वो ज्यादा ढीली होती है।
हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, उनकी जो दाढ़ी है व्हाइट बियर्ड है, मतलब बहुत बूढ़े हो चुके थे। अब देख रहे हैं इनकी दाढ़ी भी थोड़ी थोड़ी सफेद हो रही है, अभी तो फिलहाल ये काला है, हो सकता है ये डाई करते होंगे, लेकिन जब दादाजी थे उस समय उनके जमाने में वो डाई करने वाला नहीं आता होगा, तो इसीलिए उनकी जो दाढ़ी थी बिल्कुल सफेद हो गई थी। ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, कहते हैं इस लाइन को देखिए, वापस आ जाइए यहाँ पर, कवर्ड and loose fitting clothes, his long white beard covered the best part of his chest, और इतनी दाढ़ी लंबी थी कि वो बिल्कुल चेस्ट तक आ रही थी। चेस्ट समझते हैं ना, चेस्ट, जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, छाती तक है ना, आ रही थी उनकी। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old, और उनको देख के लगता था कि कम से कम, at least का मतलब होता है कम से कम, एट लिस्ट मतलब कम से कम, 100 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 100 साल के तो जरूर होंगे वो। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, उनको देख के नहीं लगता था कि उनके बीवी और उनके बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको देख कर सिर्फ ऐसा ही लगता है कि उनके लॉट्स एंड लॉट्स, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, मतलब नाते नतनी पोते पोतियां बहुत सारे होंगे, मतलब सैकड़ों की संख्या में आप कह सकते हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और जहां तक मेरी ग्रैंड मदर की बात है, बीइंग यंग एंड प्रिटी, वो यंग थी, जवान थी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, और यह सोचते हुए कि मेरे दादाजी की इतने सैकड़ों नाती नतनियां पोती पोतियां होंगी, यह विचार ही जो है ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग है, यह विद्रोह कर रहा था इस बात के लिए कि ना ऐसा हो नहीं सकता है ना। समझ में आ गया? देखिए कहते हैं सी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, अब दादी माँ जो है, अब ऑथर कहते हैं कि उनकी दादी माँ जो है, आपने भी दादी माँ और नानी माँ की कहानियां सुनी होंगी, तो यहाँ पर खुशवंत सिंह कहते हैं कि जिन खेलों को वो अपने बचपन में खेला करती थी, उन खेलों के बारे में मुझे भी बताया करती थी जब मैं छोटा था। दैट सिम्ड का मतलब होता है प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत होता है कि क्वाइट एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब एब्सर्ड का मतलब यहाँ जो गुड फीलिंग ना दो, ऐसा लगता है कि थोड़ा ये एब्सर्ड था, बेकार था। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स यूज्ड टू टेल अस, और जब ये सुनाया करते थे तो हम लोगों को लगता था कि यह जो है एब्सर्ड है। अनडिग्निफाइड का मतलब भी वही होता है जो आपको पसंद ना आए, है ना, ठीक है ना। ऑन हर पार्ट, उनके तरफ से जो ये कहानियां सुनाई जाती थी तब सुन के उनको लगता था कि फेबल्स ऑफ प्रोफेट्स, प्रोफेट्स का मतलब क्या होता है, प्रोफेट्स का मतलब होता है जो आपको कहानियां सुनाए, प्रोफेट्स का मतलब होता है, वैसे तो साधु होता है, संत होता है ना, प्रोफेट साहब, है ना, प्रोफेट का मतलब वही होता है, प्रसारक प्रचारक जो कह सकते हैं आप। सी यूज टू टेल अस, जो हमें वो कहानियां सुनाया करती थी। इस पहले पैराग्राफ में इन्होंने क्या किसके बारे में बताने की कोशिश की है, इस पहले पैराग्राफ में इन्होंने बताने की कोशिश की है अपने ग्रैंड मदर के बारे में, और उसमें यह भी इन्होंने बताने की कोशिश की है कि इनके जो ग्रैंड फादर थे उनका जो हाव भाव था, उनकी जो बनावट थी वो कैसी थी, उनके रंग रूप के बारे में बताई है, इवन कि उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है उसको भी इन्होंने बताया है। एक स्पेशल चीज है ये, इन्होंने मेंटल पीस ऑफ द ड्राइंग रूम, इन्होंने ये भी बताया है कि दादी, उनके जो ग्रैंडफादर थे उनकी एक फोटो थी, पोर्ट्रेट का मतलब फोटो, कहाँ लगी थी, वो मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, वो बिल्कुल इस भट्टी के ऊपर में लगी हुई थी, है ना। चलिए हम लोग दूसरे पैराग्राफ में पढ़ते हैं। She had always been short and fat and slightly bent. She had always been short and fat and slightly bent. बिल्कुल ऐसा लगता था कि अब वो झुक सी गई हैं, थोड़ी सी मोटी हो गई हैं, हेल्दी हो गई हैं, and slightly bent, और थोड़ी सी झुक गई हैं। और झुक जाने का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, जो एक समय की बात है जब महिलाएं लंबी लंबी हुआ करती थी या जेंट्स भी लंबे लंबे हुआ करते थे, जब वो ओल्ड हो जाते थे तो पूरी तरह से वो झुक जाया करते थे ना, स्लाइटली बेंट, थोड़ी सी झुक जाना, है ना। बेंड मतलब मुड़ना, और बेंड की V2 यहाँ पर बेंट होती है, बेंड बेंट बेंट, इसीलिए ये जो है थोड़ी सी झुक जाती हैं। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, और उनके जो चेहरे थे ना उनमें क्रिस क्रॉस रिंकल आ गया है, देखिए चेहरे पे इस तरह से बना हुआ है, अब इस तरह से
आप देख सकते हैं इसको, देख रहे हैं, इनके पूरे चेहरे पे इस टाइप से बन गई थी रिंकलिंग, क्रिस क्रॉस बन गया था। रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, एकदम इधर से इधर और इधर से इधर पूरे चेहरे पे ये बनी हुई थी। फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, नो वी वर सर्टेन, नहीं हम लोग इस बात के लिए निश्चिंत, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैव, और कहते हैं एज वी वर सर्टेन, हम लोग, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित होना, जिस तरह से हम लोग निश्चिंत थे, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैव, ऑल एज वी हैव नोन हर, जैसा हम लोगों ने उनको जाना था, जैसा उनको हम लोगों ने देखा था। ठीक है, कहते हैं ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी, बिल्कुल ही बूढ़ी, ये कहते हैं ओल्ड, सी सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उससे ज्यादा बूढ़ा तो अब कोई हो ही नहीं सकता था। ये खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं किसके बारे में, अपने, किसके बारे में, दादी माँ के बारे में। ठीक है ना, हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 बरस से, तो ऐसा लगता है कि स्टेड मतलब क्या होता है, थम जाना, ऐसा लगता था 20 बरस से उनका उम्र थम चुका है, अब वो उससे ज्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती, अब पिछले 20 बरस से मैं उनको ऐसा ही देख रहा हूँ। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, और अब वो सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा ब्यूटीफुल थी। जरा आप ब्यूटीफुल और प्रेटी का मतलब समझिए। प्रेटी का मतलब होता है सिर्फ बाहरी सुंदरता जो दिखता है आपको, है ना, दैट इज नोन एज प्रेटी। लेकिन ब्यूटीफुल जो होता है, सुंदरता के साथ साथ आंतरिक सुंदरता, मतलब आप जब अंदर से सुंदर होते हैं, अंदर से सुंदर मतलब क्या, आपके विचार अच्छे हों, आपके थॉट्स पॉजिटिव हों, आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हों, आप जेलस नहीं है किसी के लिए, है ना, ईर्ष्यालु नहीं है आप, ये होती है अंदर से सुंदरता। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना भी एक प्रकार की सुंदरता है ना। तो कहते हैं कि but she was always beautiful, she hobbled about the house in the spotless white, and one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beads of her rosary। अब देखिए, कहते हैं कि she hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist, कहते हैं वो पूरे घर में जब चला करती थी तो वह जो है उनका हाथ जो है अपने वेस्ट पे हुआ करता था, समझ रहे हैं ना, कमर पे, है ना, क्यों, वो बताती हैं, हो सकता है वो बूढ़ी हो गई है, दूसरे हाथ से वो अपने हाथ में कंठी माला, समझते हैं, मंत्र जाप करने के लिए जो लोग रखते हैं, समझ रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं, और इस बात की वो शौकीन, हॉबल्ड का मतलब क्या होता है बताया नहीं मैंने आपको, हॉबल्ड का मतलब होता है शौकीन, है ना। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट, स्पॉटलेस व्हाइट का मतलब कहीं भी घर में कोई किसी प्रकार का कोई दाग वाग नहीं होना चाहिए, ऐसा वो सोचती थी। एंड वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप का मतलब क्या होता है, अपने बॉडी के इसको बैलेंस करने के लिए, बैलेंस मतलब नियंत्रित करने के लिए, एंड द अदर टेलिंग द बीट्स, और दूसरी जो हाथ थी उंगलियां वो बीडिंग पे चलता रहता था। बीडिंग का मतलब क्या होता है, कंठी माला, है ना, कंठी माला समझते हैं ना, जिसको मंत्र जाप करने के लिए, काउंट करने के लिए जो भी साधु लोग होते हैं या जो भी इस प्रकार का काम करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो कहते हैं, रोसरी का मतलब वही होता है माला, है ना। ठीक है, हर सिल्वर लॉक्स, अब सिल्वर लॉक्स कहा गया है, अब देखिए उनके बालों को सिल्वर कहा गया है, मतलब क्या हुआ, उनके बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे। वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल, मतलब जो है उनके जो बाल थे अब पूरी तरह से सफेद हो चुके थे, मतलब स्कैटर्ड अनटाइडली, और अनटाइडली इधर उधर तैर रहे होते थे बाल। अच्छा, पेल, पकर्ड फेस, पकर्ड फेस का मतलब वो चेहरा आज के डेट में पकड़ हो चुका था। पकड़ का मतलब समझते हैं ना, क्या समझते हैं बताइए, सोचिए क्या हो सकता है, नहीं बताएंगे, पकड़ का मतलब नहीं समझते हैं आप, मतलब पक गया पूरी तरह से उनका चेहरा, है ना, पकड़ फेस मतलब उनके चेहरे पे सुंदरता अब कहीं नहीं बची, मतलब ऐसा लगता था कि अब वह जो है अपने उस पूरे एज को पूर्ण कर चुके हैं। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके लिप्स, लिप्स के मतलब उनके होठों को देखा जा सकता था, हमेशा जो है कंस्टेंटली मतलब लगातार मूव करती रहती थी, इन इनऑडिबल प्रेयर,
इनऑडिबल प्रेयर का मतलब होता है, इनऑडिबल का मतलब क्या होता है? इनऑडिबल का मतलब होता है जब आप सुन नहीं सकते हैं किसी उस आवाज को। आपने देखा होगा किसी को मंत्र जाप करते हुए तो मन ही मन वो बोलते हैं लेकिन होठ उनके हिलते हैं, है ना? तो दादी माँ भी ऐसे ही करती थी। अनटाइडली का मतलब, स्कैटर्ड का मतलब होता है छितराना। स्कैटर्ड का मतलब छितराना होता है। अनटाइडली का मतलब बिखरा हुआ। अनटाइडली का मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ। जब अपने बालों को बांध के नहीं रखेंगे तो बाल बिखर जाते हैं आपके। ठीक है, अब देखिए, यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। सुंदर थी मन से, सुंदर थी तन से, सुंदर थी विचार से, है ना? वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, और बिल्कुल वो ऐसा लगती थी, लाइक द विंटर लैंडस्केप। विंटर लैंडस्केप का मतलब, लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? भूदृश्य। और ठंड में जिस तरह से मौसम दिखता है ना हम लोगों को, जैसा वातावरण दिखता है, उस तरह से वो अपने दादी माँ को बता रहे हैं। माउंटेन्स एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, यानी कि जाड़े के दिनों में जिस प्रकार से माउंटेन्स के ऊपर बर्फ जमी होती है, जिससे एक असीम शांति का एहसास होता है ना? कैसा होता है? असीम शांति का एहसास होता है। एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एकदम शुद्ध सफेद शांति का विस्तार उनके चेहरे पे हम लोगों को आसानी से दिख सकता था। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ को हम लोगों ने जान लिया। तीसरे पैराग्राफ में आइए। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब देखिए, आपको पता होगा, आपने भी घर में महसूस किया होगा कि जितना प्यार आपको पापा और माँ नहीं करती हैं, उससे ज्यादा प्यार आपकी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर आपको करते हैं, है ना? तो ऑथर जो है खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि मैं और मेरी जो दादी माँ थी, हम दोनों अच्छे दोस्त थे। आप समझ रहे हैं ना अच्छे दोस्त होने का क्या मतलब है? अच्छे दोस्त का मतलब उन्हीं के साथ सोना, उन्हीं के साथ जगना, उनकी हर बात मानना, है ना? यह थे लेखक जो हैं अपनी दादी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। समझ रहे बात को आप? समझ रहे नहीं समझ रहे? बहुत सुंदर। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है, आपको दादी माँ या नानी माँ बहुत ज्यादा प्यार करती हैं? अगर करती हैं तो बताइएगा मुझे कमेंट करके। ठीक है, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। और अब देखिए एक सबसे मजेदार वाकया क्या हुआ है लेखक के साथ, कि जो लेखक हैं यानी खुशवंत सिंह, उनके जो माता पिता है ना, वो उनको छोड़ के चले गए विद हर व्हेन, उनके साथ। हर यहाँ कौन है? दादी माँ के साथ। दादी माँ को छोड़कर, दादी माँ के साथ लेखक को छोड़कर उनके जो पेरेंट्स हैं वो शहर चले जाते हैं। वेंट टू लिव इन द सिटी, क्यों चले गए होंगे? हो सकता है उनका काम होगा, जॉब होगा उनका शहर में, तो चले गए। इनको दादी माँ को और लेखक को यहीं छोड़ जाते हैं। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और फिर हम दोनों, कंस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, है ना? कंस्टेंटली का मतलब क्या होता है? लगातार। पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? अभिभावक, माता पिता, ठीक है ना? लगातार साथ साथ रहे। टुगेदर मतलब होता है साथ साथ रहना। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह जो है मुझे सुबह में जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और हमें स्कूल के लिए तैयार भी किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस, शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर। और आपने देखा होगा जो घर में हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वह जो है मॉर्निंग में कुछ कुछ गाना गाते हैं, मॉर्निंग प्रेयर गाते हैं, है ना? भगवान का नाम लेते हैं। इन ए मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? एकाकी, अकेले वो गाते रहते हैं और कोई भी उनके साथ गाता नहीं है ना? सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथडे एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और इसीलिए वो गाती हैं, जब भी वो नहा भी रही होती हैं तो गाती रहती हैं, और जब इनको कपड़े पहना रही होती हैं उस समय भी गाती हैं। क्यों? इन द होप, इस आशा में, होप का मतलब आशा में, इस होप में, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं लगातार सुनूंगा और सुनने के बाद वो मैं याद कर लूंगा। गॉट बाय हार्ट करने का मतलब क्या होता है? दिल से याद कर लेना, है ना? आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग भी कुछ कुछ लगातार गाने सुनते हैं या कुछ सुनते हैं, तो हमें भी याद आता है, वो गाना जैसे बजता है तो हम भी उन लाइनों को, उन शब्दों को दोहराते हैं। दोहराते हैं कि नहीं बताइए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो बड़े अच्छे बच्चे हैं भाई। चलिए अगले लाइन देखिए, आई लिसनड। ये देखिए, इसको लिस्टेंड नहीं पढ़ेंगे, इसको लिसन पढ़ेंगे, है ना? इसमें ना क्या पढ़ेंगे? लिसन। ये टी साइलेंट है इसमें, और ये V2 है किसकी? लिसन की। किसकी है? लिसन की। बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस। लेखक कहते हैं कि मैं सुनता था उनकी आवाज को, क्योंकि, क्यों सुनते थे? क्यों सुनते थे वो? कहते हैं लव्ड हर वॉइस, उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती थी।
बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी याद करने के बारे में सोचा ही नहीं कि याद करना। चलो वो गा रहे हैं, हम सुन लेते हैं, है ना। Then she would fetch my wooden slate with she had already washed and plastered with yellow chalk। और फिर वह क्या करती हैं, हमारा जो, आपने तो स्लेट पेंसिल पे पढ़ाई नहीं की है, मैंने तो की है। क्या आपने कभी भी वो स्लेट पेंसिल का यूज किया है? अगर यूज किया है तो मुझे बताइएगा जरूर। आजकल तो कॉपी पेंसिल कलम चलने लगा है, लेकिन एक जमाना हुआ करता था, एक दौर था जब स्लेट पेंसिल पे हम लोग लिखा करते थे, उसकी बड़ी डिमांड थी। लेकिन आजकल कुछ दौर बदल गया है ना। कहते हैं कि फेच माई वुडन स्लेट, वुडन स्लेट जो होता था उनका, सी हैड ऑलरेडी वाश्ड, ऑलरेडी धो करके सुखा करके, प्लास्टर्ड विथ येलो चौक, और येलो चौक का आपको याद है ना, चौक पेंसिल जिसे कहते थे हम लोग, है ना। और टाइनी अर्देन इंक पॉट, और साथ के साथ जो है एक छोटा सा अर्देन इंक पॉट भी साथ में हुआ करता था मेरे साथ, है ना। एंड अ रेड पेन, और साथ में एक रेड पेन भी। टाई देम ऑल इन ए बंडल, उसको एक बंडल में वो बांध कर दिया करती थी हमें। एंड हैड इट टू मी, है ना, आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती। और ऑथर कहते हैं आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, मतलब यहाँ पे ब्रेकफास्ट की बात हो रही है। थिक मोटी सी रोटी, स्टेल मतलब बासी वाली। स्टेल का मतलब वैसे तो सड़ना होता है, लेकिन रात वाली रोटी जो रहती है ना, उसको भी वो ऑथर कहते हैं कि मैं खाया करता था। मोटी सी होती थी रोटी, चपाती विद ए लिटिल बटर, उसमें थोड़ी सी बटर लगा दिया जाता था, बटर समझते हैं ना, मक्खन। एंड शुगर स्प्रेड ऑन, चीनी छीट दिया जाता था, है ना, ऑन इट। वी वेंट टू स्कूल, और हम लोग नाश्ता करने के बाद स्कूल की तरफ जाते थे, दोनों के दोनों। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, वह अपने साथ कुछ जो है बासी रोटियों को, स्टेल चपातीज को ले करके जाया करती थी, ताकि गांव के कुत्तों को दिया जा सके, है ना। देखिए यहाँ पे इनको एनिमल का लवर भी दिखाया गया है कि उन्हें जानवरों से भी प्यार था, है ना, वो कुत्तों को खिलाया करती थी। अगला पैराग्राफ देखिए, कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। अब यहाँ से एक सवाल हमेशा आता है कि जो लेखक हैं, उनकी दादी माँ उनके साथ स्कूल क्यों जाते थे। अब इसका कारण भी दिया है, बिकॉज सी, बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। जो स्कूल था ना, एक साइड में स्कूल था, एक साइड में था मंदिर, है ना। द प्राइस्ट टॉट अस, और ये प्राइस्ट जो है ना, क्या कौन होता है, ये पुजारी, जो मंदिर में पंडित जी होते हैं ना, पंडित, उनको प्राइस्ट कहा जाता है। टॉट, सिखाया करते थे, द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, वो सिखाया करते हम लोग को अल्फाबेट, यानी कि मंदिर में पहले पढ़ने पढ़ाने का काम चला करता था, एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और आजकल हमें पढ़ने पढ़ाने का काम कौन करते हैं, बताइएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है ना। while the children sat in rows on either side of the veranda, है ना। अब जैसे मंदिर का बरामदा होता था, है ना, मान लीजिए एक बरामदा इधर है, दूसरा बरामदा इधर है, तो बच्चे यहाँ से बैठे होते थे, इस टाइप से बैठे होते थे, है ना, देख पा रहे हैं आप, इस तरह से कतार में बैठे होते थे, अपोजिट साइड से इस तरह से बच्चे बैठे होते थे, ठीक है ना, अगल बगल करके बैठे होते थे एक दूसरे के अपोजिट में। चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द, आइदर का मतलब दोनों साइड, है ना, आइदर साइड ऑफ द बरांडा, सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस। कोरस का मतलब होता है जब हम लोग समूह में, क्या आपने कभी गिनती की है, आपके प्राइमरी स्कूलों में कभी गिनती कराई जाती थी, पहाड़ा पढ़ाया जाता था, दो का दो, दो दिन चार, सारे बच्चे रटते थे इसको, है कि नहीं, स्पेलिंग पढ़ाई जाती थी, है ना। तो कहते हैं कोरस, कोरस का मतलब जब हम सभी मिलके एक साथ गाएं, है ना। कहते हैं माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी माँ जो थी वो अंदर जाकर बैठ करके स्क्रिप्चर पढ़ा करती थी। अब बोलोगे सर स्क्रिप्चर क्या होती है, स्क्रिप्चर का मतलब होता है धार्मिक जो मंत्र होते हैं, यानी कि जो धार्मिक गीत होते हैं, है ना, जैसे रामायण की, गीता की, पुराण की, है ना, ये सारी चीजें जो धार्मिक चीजें पढ़ी जाती है उसको स्क्रिप्चर कहते हैं, है ना, धार्मिक चीजें, है ना। तो दादी माँ अंदर जाके वही पढ़ा करती थी। When we had both finished, और जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता था, इधर हम लोगों की छुट्टी होती थी और दादी माँ भी फिनिश, एक्चुअली दादी माँ वहाँ इंतजार भी करती रहती थी, उस बहाने वो प्रार्थना भी करती रहती थी। We would walk back together, दोनों साथ साथ आया करते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस समय जो है गांव के कुत्ते हम लोगों को मंदिर के ठीक दरवाजे पे मिल जाया करते थे। डोर का मतलब होता है दरवाजे पे, है ना।
दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग, और वे हम लोगों के पीछे पीछे तक चले जाते थे। कहाँ? हमारे घरों तक, एक ग्रॉलिंग करते हुए, एक दूसरे से खेलते हुए, एक दूसरे से, ये समझ जाइए, मेल जोल करते हुए, विथ ईच अदर फॉर द चपादीज वी थ्रू टू देम, और एक दूसरे से छीना झपटी वाला भी कुत्तों के द्वारा काम देखने को मिल सकता था। अगले पैरा में देखिए, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता वहां पूरी तरह से सेट हो गए, कंफर्टेबली मतलब आराम से, उनका जो काम वाम था सही से चलने लगा और वो पूरी तरह से वहां सेट हो गए। सेटल्ड मतलब वहां निश्चित अस्थायी रूप से बस जाना है ना। इन द सिटी दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हम लोगों को भी बुला लिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यह जो था एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ हम लोगों की फ्रेंडशिप के लिए। फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ती होता है, समझ रहे ना। कहते हैं ऑल दो, यद्यपि, वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि हम दोनों साथ साथ एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब हमारी दादी माँ हमारे साथ स्कूल नहीं आती थी, है ना। क्यों? गांव में जब थी तो वहाँ मंदिर था, बगल में स्कूल था, साथ साथ चले जाते थे। लेकिन अब तो इनको, अब ऑथर कहते हैं कि दादी माँ के साथ में रहता तो एक रूम में था, लेकिन मैं, दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी बताइए? क्यों नहीं जाती होगी? इसीलिए क्योंकि मान लीजिए आपको स्कूल जाना है, आपकी स्कूल बस आएगी, आप स्कूल जाएंगे, बस से जाएंगे ना, तो दादी माँ उसमें बैठ के कहाँ जाएंगी? उनको पढ़ना है नहीं। तो कहते हैं आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, बस में चढ़ के जाते थे वो, है ना। लेखक जो है बस में चढ़ के जाने लगे, तो दादी माँ का जो साथ था उनका स्कूल जाने वाला अब छूट गया। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और गलियों में अब कुत्ते भी नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द courtyard of our city house, और अब जो है she took to feeding, और अब उन्होंने एक काम किया कि वो क्या करने लगी, स्पैरोज को खिलाने लगी, जो कि हमारे बगान में, हमारे बगीचे में आया करते थे। क्या आप जानते हैं स्पैरो को? देखा आपने कभी? चलिए मैं एक फोटो आपको दिखाता हूँ, क्या पता आपको पता चल जाए। पहचानते हैं इनको? ये स्पैरो हैं, ये छोटे छोटे चिड़िया, बड़ी प्यारी चिड़िया है। हालांकि बच्चों मैं बताऊं, इनकी संख्या भी आजकल कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि ये जो टावर लग रहे हैं ना, 3G 4G 5G टावर जो लग रहे हैं, उनकी जो उसमें जो रेज होती है ना, रेडिएशंस, उनके कारण ये जिंदा नहीं बच पा रही हैं। लेकिन लेखक के जमाने में, मेरे भी जमाने में, ये चिड़िया खूब दिखा करती है। हालांकि आज भी आपको दिखती है, लेकिन संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये स्पैरो कहते हैं इसको, गोरैया। चलिए आगे बढ़िए। फिर ये कहते हैं कि एट द यहाँ पे जो है स्पैरोज, यहाँ स्पैरो को ला करके, चलिए मैं यहाँ ला के आपके स्पैरो को दिखाता हूँ। चलिए फोटो वहां तो पहुंच नहीं पाएगी, आप आपने देख लिया ना। चलिए, आपको जानने से मतलब था कि स्पैरो कौन होते हैं ना। तो कहते हैं एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, कहते हैं जैसे जैसे रोल्ड बाय मतलब पास होते गए, जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को बहुत ही कम देखने लगे। कम देखने का मतलब क्या हुआ? इसीलिए क्योंकि जो लेखक थे वो अपने काम में लग गए, कॉलेज में जाने लगे, बहुत सारा काम उनके पास हो गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, हालांकि कुछ समय तक तो वो फिर भी मुझे जगाती रही। उठ जाओ, कॉलेज का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया। आपको भी मम्मी पापा घरों में जगाते होंगे, दादी माँ जगाती होगी, है ना। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए वो तैयार करती थी। वेन आई कैम बैक शी वुड आस्क मी, और जब मैं वापस आता था पढ़ाई करके, वो हमसे पूछा करती थी, मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। टॉट, देखिए टॉट क्या है, ये V2 है, किसका? टीच का। टीच, TEACH, टीच का मतलब पढ़ाना होता है, TEACH, टीच का V2 होता है टॉट। इसका V3 भी टॉट ही होता है। ये V1 है, देख रहे हैं ना, ये V1 है, ये V2 है। और जब हम किसी पास्ट की बात को दोहराते हैं ना, कहानी के रूप में कहते हैं ना, तो हम लोग अमूमन V2 का ही यूज करते हैं, यानी सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। चलिए, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं ना दादी माँ को इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताया करता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और पश्चिमी में जो पश्चिम सभ्यता, यानी कि वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न साइंस का मतलब है जो विदेशों में साइंस पढ़ाई जाती थी, जो विज्ञान पढ़ाया जाता था, जो
वहां पर और चीजों को सिखाया जाता था, उसके बारे में दादी माँ से शेयर करता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना, गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल जो होते हैं, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, की पृथ्वी गोल है, एटसेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, और यह बातें सुनकर दादी माँ अनहैप्पी हो जाती थी। अब बताइए क्यों? अब उनको पता है कि उनका पोता पढ़ रहा है ना, लेकिन फिर सुनकर वो दुखी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि उनको यह पता था कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में वो नहीं जानती हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में नहीं जानती हैं, वेस्टर्न साइंस के बारे में वो नहीं जानती हैं, तो कैसे मदद कर पाएंगी? एक तो दुख का कारण ये था, इसी कारण वो दुखी रहती थी उनसे। She did not believe in the things they taught at English school and was distressed that there was no teaching about God. और उनको यह विश्वास भी नहीं होता था कि जो चीजें वहां पढ़ाई जाती है, दे टॉट एट द स्कूल, जो स्कूलों में वो पढ़ाते हैं, है ना, वो डिस्ट्रेस पैदा करती हैं लोगों के जीवन में, समझते हैं ना? डिस्ट्रेस का मतलब इनके हिसाब से दुख की चीजें हैं ये, है ना, परंतु देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, अब भगवान के बारे में कुछ पढ़ाते ही नहीं है, वो क्या पढ़ाते हैं पता नहीं, है ना, ऐसा दादी माँ सोचती थी। एंड द स्क्रिप्चर्स, न भगवान के बारे में पढ़ाई होती है और न ही धार्मिक जो पुस्तकें हैं उसके बारे में पढ़ाई जाती है। इस कारण दादी माँ दो बातों से दुखी रहती थी, अनहैप्पी होती थी। पहला क्या, ये जो नियम कानून थे, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, साइंस में और क्या क्या पढ़ाया जाता था। सी कुड नॉट हेल्प अब हर ग्रैंड सन, है ना, अपने पोते को बता नहीं सकती थी कि क्या पढ़ाया जा रहा है। और दूसरा, उनको इस बात का दुख था कि भगवान के बारे में या धार्मिक किताबों के बारे में कोई भी पढ़ाई नहीं की जाती है। वन डे आई अनाउंस्ड, और एक दिन मैंने बताया। अनाउंस करना मतलब होता है कहना। देखिए फिर से V2 का यूज किया गया है। अनाउंस का मतलब बताना, कहना। क्या अनाउंस किया? दैट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने उनको बताया कि हम लोगों को म्यूजिक भी सिखाया जा रहा है, गाना बजाना। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, अब जब यह उस बात को सुनी दादी माँ तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। डिस्टर्ब का मतलब परेशान होना, परेशान हो गई। क्यों हो गई? डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान होना। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनके लिए ये जो म्यूजिक था ना, ये गाना बजाना, ये छिछोरों का काम था। छिछोरों का मतलब जिनका कोई काम धंधा ना हो, बस उनके लिए ये गाना फाना बना है, ये अच्छे लोगों के लिए नहीं बना है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स, ये भिखारियों का काम है, ये हार्लॉट्स का काम है ना, ये जो है भिखारियों का, भिखमंगों का, समझ रहे हैं ना, या जो लोगों को ठगने उगने वाले होते हैं, है ना, उनका काम है ये गाना इना गाना, है ना। दादी माँ ऐसा सोचती थी। एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक, और ये अच्छे लोगों के लिए, जेंटल फॉक का मतलब है अच्छे लोगों के लिए ये नहीं बना था। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना सही से आप? मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो मुझे बताइएगा कि कहाँ पर आपको दिक्कत आई है ना। अगर आप मुझे फीडबैक देंगे तो मैं आपके लिए इसी तरह से लेसन बनाता रहूंगा। अच्छा देखिए, इसमें इस शब्द का मीनिंग, बैगर का मतलब होता है भिखारी, है ना, बैगर मतलब होता है भिखारी। और ये जो हार्लट्स आप देख रहे हैं ना, ये होते हैं वो लोग जो गलत काम करते हैं, मतलब इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो लोगों को लुभाने के लिए गाना बजाना गाते हैं, है ना। अच्छा चलिए सिंपल शब्दों में आप कहिए, ये जो, अब क्या कहूं इसको, आप कह सकते हैं जो लोग इसके लिए मतलब आप समझिए, सीधा सीधा लोगों को आकर्षित करने के लिए जो गाना गाया जाता है ना, जो लोग गाते हैं उनको हार्लट्स कहते हैं। और बेगर का मतलब अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, माई दे दे, तू एक दे बाबा तुम्हें 10 देगा, है ना, ये भिखारियों का काम होता है, ये यही सब काम करते हैं। तो उनके लिए यह जो म्यूजिक सिखाना था बहुत ही खराब बात था, ठीक है। शी सेड नथिंग, लेकिन वह जब सुनती थी तो शी सेड नथिंग, वो कुछ ना बोली। बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, लेकिन जब वो चुप हो गई तो आप समझ जाइए ये डिसअप्रूव हो गया, उनको पसंद नहीं आया। डिसअप्रूवल का मतलब होता है पसंद नहीं आना, समझ गए। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और शायद ही वो उसके बाद वो मुझसे कुछ बात करती थी। टॉक का V2 टॉक्ड होता है। आगे देखिए, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और जब मैं विश्वविद्यालय चला गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तब मुझे एक अकेला सा कमरा दे दिया गया, अलग सा रूम।
द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। और यहाँ पर जो कॉमन लिंक हुआ करता था मेरे और दादी माँ के बीच में, अब वो स्नैप्ड हो गया। स्नैप्ड होना मतलब क्या होता है बताइए? स्नैप्ड का मतलब होता है कटना। स्नैप्ड का मतलब क्या होता है? कटना। ठीक है ना? याद रहेगा ना? याद नहीं रहेगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बता देता हूं, है ना? तो स्नैप्ड का मतलब होता है कि उनको जो है अलग कर दिया गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकल्सन विथ रेजिग्नेशन। और अब यहाँ पे मेरी माँ ने, दादी माँ ने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को, हर सेकल्सन मतलब अपने से, मुझसे बिछड़ाव, अलग महसूस कर लिया उन्होंने। और बाद में समझिए एक तरह से रेसिग्नेशन हो गया उनका। रेजिग्नेशन का मतलब होता है वो छोड़ दिया उन्होंने, त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देना मतलब देखिए ऑफिसेस के लिए रेसिग्नेशन का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें अपने पोते से अलग होने का बड़ा गम था, बड़ा दुख था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, ठीक है भाई अब जाइए आप पढ़िए जहां मर्जी करें, है ना? तो एक बड़े ही दुख के साथ, है ना, सेकल्सन का मतलब होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि एकांतवास को दादी माँ ने, सेकल्सन का मतलब होता है एकांतवास, है ना, अपने एकांतवास को उन्होंने स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और अब उन्होंने क्या कर लिया, स्पिनिंग व्हील समझते हैं, चक्र समझते हैं, चरखा। एक जमाने में कभी कहा जाता है कि गांधी जी भी चलाया करते थे चरखा, अब पता नहीं कितनी सच्चाई है लेकिन चलाया करते थे। स्पिनिंग व्हील का मतलब होता है चरखा। तो दादी माँ जो है चरखा चलाने लगी, टॉक टू एनीवन, और किसी से बात भी नहीं करती थी वो बिल्कुल। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक। सी सेट बाय हर व्हील, और उनका एक ही काम था, अपने व्हील के पास बैठी रहती थी और चरखा अपना चलाती रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, प्रेयर को गुनगुनाते रहती थी, है ना? प्रेयर मतलब प्रार्थना, कुछ 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 गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, एकदम थोड़ी देर के लिए आराम करती थी। फॉर अ वाइल, उसी समय उनको थोड़ा अच्छा लगता था। टू फीड द स्पैरोज, जब वो स्पैरोज को खिलाती थी, इन नन्ही चिड़िया को वो रोटी के टुकड़े क्रम्बल करके देती थी, तब उनको बहुत ही अच्छा लगता था, है ना? और चिड़िया जो है सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हो जाती थी वहां पर खाने के लिए। ठीक है ना? कहते हैं वाइल शी सेट इन बरांडा, जब वह बरांडा में आती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, वो छोटे छोटे रोटी के को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती थी। लिटिल बिट्स का मतलब होता है छोटे टुकड़ों में बांटना। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, मतलब सैकड़ों की संख्या में ये स्पैरोज आती थी, कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स। और वहां पर जो है चिड़िया को चहचहाते हो देखना, चाय 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 सडन आवाज आने लगती है ना? वहां पे क्या हो जाता है कि चर्पिंग इतनी जोर जोर से होने लगती है, एकदम गजब लगता है ना? एक साथ जब 100 चिड़िया आ जाए कहीं बैठ के चहचहाने लगे, तो वहां पर जो है दादी माँ खिलाती थी उनको। तो इस तरह से भीड़ इकट्ठी हो जाती थी चिड़ियों की। अब वो चिड़िया कौन, स्पैरोज हुआ करती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती थी और अपने पैर पे खड़े होकर, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, एक वो एक दूसरे के कंधे पे बैठकर आती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और मतलब इतनी भीड़ जुट जाती, कोई उसके सर के ऊपर से निकल रहा है, कोई पैर के नीचे से निकल रहा है, इस टाइप से हो जाता थी चिड़िया का, है ना? सी स्माइल्ड, वो हंसती थी, कौन, दादी माँ। कुछ तो दादी माँ के कंधों पे भी बैठ जाती थी, कुछ उनके शोल्डर पे भी बैठ जाती थी, बट वो स्माइल करती थी। स्माइल का मतलब समझते हैं ना, मुस्कुराती थी दादी माँ। क्यों? इन्हें बड़ा सुकून मिलता था। मैं आपको भी कहता हूँ, किसी जानवर या किसी पक्षी को खिलाकर देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना? एक बार आजमाइएगा जरूर, और अगर आजमा लिए हो तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके। बट नेवर शूड देम अवे, कभी भी उनको डांटती नहीं थी, भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर, और यह जो आधा घंटा होता था इनके लिए दिन का सबसे अच्छा और सबसे प्लीजेंट टाइम हुआ करता था, जब वह उन चिड़ियों को खिला रही होती थी। When I decided to go abroad of further study, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे फर्दर स्टडीज के लिए विदेश जाना है, I was sure my grandmother would be upset, तो मुझे लगा कि मेरी दादी माँ जल्दी से बहुत अपसेट हो जाएंगी। I would be away for 5 years, तो मैं 5 साल बाहर रहूंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और इस समय में वो कुछ नहीं बोल सके या बोल सकती हैं, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर बोली। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, थोड़ी सी सेंटिमेंटल का मतलब भावना होता है ना,
कि बड़ा उदास हो जाना, चेहरे में उदासी, कुछ नहीं, दादी माँ कुछ नहीं बोली, एकदम सेंटिमेंटल भी नहीं हुई थोड़ी सी भी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह जो है मुझे छोड़ने के लिए आ गई रेलवे स्टेशन तक, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन जरा सा भी ना कुछ बोली और ना ही किसी प्रकार का कोई भावना, कोई इमोशन उन्होंने मेरे प्रति दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे वो अभी भी प्रेयर में मूव कर रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग जो है खोया हुआ था प्रार्थना करने में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी, और वह जो है अपने कंठी माला के जो बीट थे ना, उनको वो क्या कर रहे थे, हिला रहे थे। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, और अब जो है उन्होंने मुझे किस किया हमारे फॉरहेड पे। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रीमेंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, और जब उन्होंने मुझे किस किया तो एक मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब होता है एक नमी सा महसूस हुआ ऑथर को अपने चेहरे पे, और उनको ऐसा लगा कि शायद ये उनका आखिरी फिजिकल कांटेक्ट था उनके साथ, है ना। ऐसा क्यों लगा? उनको लगा कि जब मैं 5 साल बाद आऊंगा तो मेरी दादी माँ तो चल बसी होंगी, इसलिए मुझे लगता है कि आखिरी है ना, हम दोनों के बीच में। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आफ्टर 5 years, जब मैं लौट कर आया, आई केम बैक होम एंड वाज मेट माई बाय हर एट द स्टेशन, तो दादी माँ मुझे स्टेशन लेने के लिए आई थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और एक दिन वो पुरानी नहीं लग रही थी, जैसी थी वैसी ही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और उसके पास अभी भी बोलने के लिए शब्द नहीं थे। वाइल शी clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayer, जब उन्होंने मुझे अपने गले लगाया तभी मैं महसूस कर रहा था कि वो प्रेयर कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोज whom she fed longer and with the frivolous rebukes, और मेरे आ जाने के बाद भी उनके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा समय था वही था क्या, उन पक्षियों को खिलाना। एंड विथ फ्रीवोलस रिब्यूक, और जो प्यार से फटकारते हैं ना, किसी को प्यार से डांटते हैं, उसको कहते हैं फ्रीवोलस रिब्यूक्स, प्यार से डांटना। एंड शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, अपने पड़ोस की जितनी भी महिलाएं थे उसको इकट्ठा कर लिया और फिर वो गाना स्टार्ट कर चुकी थी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड, शी सेवरल थम्प्ड, कहते हैं कि फॉर सेवरल आवर्स, और कई घंटों तक सी थम्पेज, थम्पेज स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, इसका मतलब है कई बार कुछ ढोल होते हैं ना बिल्कुल ढीले सीले हो जाते हैं। ढीले सीले का मतलब क्या है, उनका जो लगा होता है जिसमें बजाते हैं वो पुराना हो चुका होता है, उसमें फफूंद वगैरह लग जाती है तो आवाज नहीं करती है, तो वह जो है उसको लेकर के बजाती रही हैं, बजानी लगी हैं। एंड सैंग ऑफ अ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और इस तरह से गा रही हैं जैसे कोई योद्धा घर से लौट, लड़ाई के मैदान से लौट कर घर पे आया हो तो उसके स्वागत में जैसे गाया जाता है उसी टाइप से वो गा रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर ट्रेनिंग, हालांकि हम लोगों ने उनको ये कोशिश किया कि उनको रोक लिया जाए, कोशिश किया जाए कि उनको अवॉइड कर दिया जाए। ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब होता है कि इनको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो जाए, तबीयत वगैरह खराब ना हो जाए, इसलिए उनको रोकने की कोशिश की गई। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, और यह पहला समय था, सिंस आई हैड नोन हर, जब मैंने उनको देखा, दैट शी डिड नॉट प्रे, और वो पहली बार था जब वो जो है प्रार्थना नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, और अगले सुबह जो है वो बीमार पड़ चुकी थी। इट वाज माइल्ड फीवर, बुखार आ गया था उनको। एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और लगा था, डॉक्टर ने कहा कि नहीं ये बुखार चला जाएगा। बट माय ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरे ग्रैंड मदर के थॉट, मेरे विचार उनके जो थे वो अलग थे डॉक्टर से। शी टोल्ड अस हर एंड वाज नियर, उन्होंने हम लोगों से कहा कि बस मेरा जो अंत है वो आ चुका है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और ऐसा लगा देखकर कि बस उनका यह आखिरी चैप्टर है प्रेयर करने का। शी वाज नॉट सिंग गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो हम लोगों से बात नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उनको लग गया था कि अब मैं किसी भी क्षण समाप्त हो जाऊंगी। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने मना करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन्होंने मना कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, वह बेड में लेटी रही और बस उन बिट्स को, यानी कि वो कंठी माला जो होती है उसको वह जो है दोहराती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम लोग कोई संदेह कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, अचानक उनके जो होठ थे वो मूव करना बंद कर दिया। एंड द रोसेरी फेल फ्रॉम, और जो रोसेरी था, यानी कि रोसेरी समझते हैं ना,
बार बार मैं इस शब्द को कई बार आपसे बोल चुका हूं, है ना। कहते हैं जो रोसरी थी उनके हाथ से गिर जाती है ना, वो जो माला है, माला उनके हाथ से गिर गिर जाते हैं, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनके जो फिंगर्स थे बिल्कुल ठंड पड़ गया, पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और हम लोग जान चुके थे कि शी इज नो मोर नाउ, है ना। अब देखिए, कई बार डिफिकल्ट वर्ड्स को यूज करने के लिए हम लोग कुछ माइल्ड वर्ड्स को यूज करते हैं इंग्लिश में, उसको यूफिमिज्म कहते हैं। यूफिमिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, यूफिमिज्म। जैसे कोई व्यक्ति डेथ कर गया है तो आप कहते हैं सी पास्ड अवे, समझ रहे बात को। जब किसी हार्श वर्ड के लिए कोई स्मॉल मतलब बहुत ही माइल्ड वर्ड्स का यूज आप करते हैं, उसको कहते हैं यूफिमिज्म, EUPHEMISM, यूफिमिज्म। हार्श वर्ड के लिए मतलब कठिन शब्द के लिए, कोई डिफिकल्ट वर्ड्स को बोलने के लिए जब उसके प्लेस पे कोई हल्का शब्द बोलते हैं, मतलब माइल्ड, मतलब जिसका मीनिंग इतना हार्श ना हो, उसको यूफिमिज्म कहते हैं। और यूफिमिज्म जो होता है यहाँ पे डेड हुआ ना, उसके लिए पास अवे शब्द का यूज अगर कोई कर ले, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं, ये डेड है ना, इसको अगर हम लोग कहते हैं पास अवे। आपने देखा होगा कि गांव में लोग कह देते हैं, देखिए देख रहे हैं शब्द को, है ना। तो गांव में लोग कहते हैं भगवान के प्यारे हो गए वो, है ना, स्वर्ग सिधार गए, है ना। और उनको पता है वो डेड कर गए, डाई हो गई, उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन वो कहते हैं वो भगवान को प्यारे हो गए, पास्ट अवे। इसको ही कहते हैं यूफिमिज्म। क्या कहते हैं, चलिए मैं लिख देता हूं, इसको कहते हैं यूफिमिज्म, EUPHIS, यूफिमिज्म, MISM, यूफिमिज्म, EUPHE। देखिए यूफिमिज्म की स्पेलिंग गलत है क्या, EUPHE, यूफिमिज्म, है ना। तो यूफिमिज्म शब्द का ये प्रयोग किया जाता है। यूफिमिज्म का मतलब होता है किसी हार्श वर्ड के लिए, है ना, यूफिमिज्म। यूफिमिज्म शब्द का जो यूज होता है ना, यूफिमिज्म, है ना। तो यूफिमिज्म का मतलब हुआ कि डिफिकल्ट वर्ड्स के जगह पे, यानी कि कुछ ऐसा शब्द जो बोलने में अच्छा ना लगे, उसके जगह पे यदि माइल्ड शब्द का यूज किया जाता है, जिसको यूफिमिज्म कह सकते हैं। समझ गए आप। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप कि कई बार बच्चों को जेल भेज दिया जाता है या किसी को भेज दिया जाता है जेल, है ना। तो उसके लिए यूफिमिज्म क्या यूज होता है, पता है, करेक्शन फैसिलिटी। समझ रहे हैं क्या यूज होता है, करेक्शन फैसिलिटी। आप समझिए क्या होता है इसका मतलब। चलिए अगले पैरा और लास्ट पैरा को देखिए, कहते हैं वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम लोगों ने उनको बेड से उठाया, एज इन कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विथ ए रेड श्राउड आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग। थोड़ी देर दुख जताने के बाद, शोक जताने, मॉर्निंग का मतलब यहाँ होता है दुख जताना, है ना, शोक मनाना, है ना, रोना धोना भी होता है। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, और फिर उनको अकेला छोड़कर हम लोग उनके अरेंजमेंट करने लगे। किस बात का अरेंजमेंट, कि डेड बॉडी को कहाँ ले जाके उनको क्रीमेट करना है, जलाना है। फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब वही होता है अंतिम संस्कार जो होता है। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद क्रोड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, और फिर उनको जो है, जो बनाया जाता है स्ट्रेचर, समझते हैं ना, लकड़ी का, है ना, उसको बना करके उनको ले जाया जाता है। जो हिंदू होते हैं उनके डेड बॉडी को भी ले जाया जाता है और जलाया जाता है ना। बाकी जो अन्य धर्म के लोग हैं, जैसे मुस्लिम हैं या सिख हैं, ईसाई हैं, ये जो है अपने डेड बॉडी को क्या करते हैं, बरीड करते हैं, दफनाते हैं। द सन वाज सेटिंग एंड ले हैड इट लिट टेक रूम एंड वरांडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और क्या करते हैं, उनका जो रूम है, बरंदा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट के साथ जो है जल उठता है ना। वी स्टॉप्ड हाफ इन द कोर्टयार्ड, और फिर हम लोग बरामदे में जाते हैं, कोर्टयार्ड आंगन में जाते हैं। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट ऑफ द वेयर सी ले डेड एंड स्टिफी रेप्ड इन हर रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और जहाँ पे उनका डेड बॉडी रखा हुआ था वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, मतलब आप समझ जाइए, ये जो एनिमल होते हैं ना, प्यार जताते हैं सबसे पहले, है ना। आप उनसे प्यार जताए ना जताए, लेकिन वो बहुत प्यार जताते हैं, क्योंकि उनको खाना देने वाला मर चुका था। थाउजेंड्स की संख्या में, हजारों की संख्या में स्पैरो वहां पर आ चुके थे, सभी वहां पर बैठे हुए थे। देयर वाज नो चर्पिंग
एकदम साउंडलेस, कोई चरचहाट नहीं, पक्षी जैसे थे एकदम चुपचाप बैठे हुए थे। चर्पिंग का मतलब होता है आवाज करना। वी फेल्ट सॉरी फॉर दिस द वर्ड एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड ऑफ फॉर देम, सी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्स। और सी ब्रोक इट, जहाँ पे मेरी दादी माँ छोटी के क्रम्स का मतलब होता है रोटी के छोटे टुकड़े टुकड़ों में बांटना, है ना। द वे ग्रैंड मदर यूज, जैसे दादी माँ दिया करती थी, एंड थ्रू इट ऑन देम, उनके पास फेंकती थी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और आज जब मैंने फेंका तो उन्होंने कोई नोटिस नहीं किया कि किसी ने कुछ खाना दिया है क्या, कुछ नहीं, बस वो चुपचाप बैठे थे। व्हेन वी कैरिड माय ग्रैंड मदर्स कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, जब हम लोगों ने अपनी दादी माँ के डेड बॉडी को उठाकर ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप वहां से उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन जो स्वीपर होता है, जो झाड़ू वाले आते हैं, जो कचरा उठाने के लिए आते हैं, उन्होंने उसे झाड़ू दे करके डस्टबिन में डाल दिया। इस प्रकार से कहानी मेरे प्यारे बच्चों समाप्त हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा फील हुआ होगा कि एक पोते का अपनी दादी माँ के साथ क्या रिलेशन था, किस प्रकार की फीलिंग थी, दादी माँ के क्या क्या पोर्ट्रेट थे, मतलब उनके जो क्या क्या कैरेक्टर थे, उन चीज़ों को आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अब मैं अगले पार्ट में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाकर भेजूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। और मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।